अच्छा जी। सो इस चैप्टर के अंदर हम वोल्टेज और करंट की मेजरमेंट ही डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि हमने डी आर्स्नोवर मोमेंट या पीएमएमसी जो हम पीछे चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था, या चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था, डीसी और एसी वोल्टेजेस एंड करंट मेजरमेंट के लिए। अब हमने उसको मज़ीद इम्प्रूव करना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में आपने कॉमनली पढ़ा होगा जो जितने भी बीजेटीज और डायोड्स आपके पास यूज हो। डायोड तो खैर हम एज ए रेक्टिफायर वहाँ भी यूज़ कर रहे थे। ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को हम यूज़ करेंगे इस मेजरमेंट, वोल्टेज और करंट की मेजरमेंट के लिए एंड फर्दर अदर पैरामीटर्स की मेजरमेंट के लिए। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को आगे एंड करेंगे डिजिटल वोल्ट मीटर्स के ऊपर, क्योंकि जो हमारे पास ऐसे तमाम वोल्ट मीटर जो कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स का तो आइडिया है ना आपको? जी मैम। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। सो फाइनली जो हम इसको कंक्लूड करेंगे चैप्टर को, वो डिजिटल वोल्ट मीटर्स के ऊपर कंक्लूड करेंगे। सो होपफुली मुझे ये बताएं कि आप लोगों को कोई आइडिया दिए कि आप लोगों के एग्जाम्स कब हैं? मैम अभी तो कोई आइडिया नहीं है। 10 जनवरी शायद। जी 10 जनवरी से है मैम शायद। अच्छा, 10 जनवरी से हैं। तो ये बताएं कि ये बताया कि आपकी एंड वीक, आपका एंड कब हो रहे हैं वीक्स? क्योंकि हम उसी हिसाब से। मैम वैसे अभी कोई आइडिया नहीं है, अभी पेपर से भी किसी ने कुछ नहीं बताया। अच्छा अच्छा, चलें। अच्छा जी, सो हमने ये कहा कि जी हम जो पीएमएमसी यूज़ कर रहे थे या डी आर्स्नोवर मूवमेंट यूज़ कर रहे थे, उसके अंदर हम लोअर करंट्स को मेजर नहीं कर सकते, यानी बहुत लोअर करंट एज लो एज 50 माइक्रोएम्पेयर, इससे नीचे के करंट को हम मेजर नहीं कर सकते। क्योंकि इससे नीचे के करंट को ये उसका मैक्सिमम जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन या डिटेक्टेबल करंट आता है, इससे नीचे नहीं आता। ये काफ़ी स्मॉल, ऑलरेडी 50 माइक्रोएम्पेयर इज अ वेरी स्मॉल करंट। सो अगर आपके पास आपने 50 माइक्रोएम्पेयर से लेस करंट के ऊपर जाना है तो आपको एम्पलीफायर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम ये सपोज करें, फॉर एग्जांपल उसने ये कहा कि आपके पास, सो एक तो हमने ये रीजन बता दी कि अगर आपने लो वोल्टेजेस को मेजर करना है तो आप विदाउट एम्पलीफायर मेजर नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आपको अगर आपके पास एक 50 माइक्रोएम्पेयर का मीटर हो और सपोज जो उसके साथ रेजिस्टेंस ऐड ऑन हुई हुई है वो रेजिस्टेंस 200 ओम की हो, तो मुझे अब ये बताएं कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज आ गया वो तो 10 मिली वोल्ट आ गया, ठीक है। लेकिन अगेन आपके पास 10 मिली वोल्ट के वोल्टेज को हम, इतने स्मॉल वोल्टेज को, मिली वोल्ट्स के वोल्ट्स को हम फुल स्केल पे नहीं देख सकते, ये भी हमने देखा था। सो हमने इतने स्मॉल वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी हमें एम्पलीफायर चाहिए होगा। मोर ओवर, अगर आप आई स्क्वेयर आर का फार्मूला लगाएं तो हमारे पास ये 50 माइक्रोएम्पेयर का आप स्क्वायर ले लें और इसको आर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास, यानी 200 ओम से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारे पास पावर आती है वो आती है हाफ माइक्रोवाट, यही आ रही है ना। सो अगेन आपके पास इतनी स्मॉल, जो आपके पास ये पावर है 0.माइक्रोवाट, ये बहुत ज़्यादा वो है, लेस पावर है, यानी बहुत स्मॉल पावर है। लेकिन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, अगर आपने आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और बीजेटीज, एफईटीज, ट्रांजिस्टर, ईडीसी का कोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा या इंटीग्रेटेड सर्किट्स का कोर्स पढ़ा होगा, उसके अंदर आपको आइडिया होगा कि यस मैम। इतनी स्मॉल पावर भी समटाइम्स अलाउबल नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को हम बहुत ज़्यादा क्लोजली कॉम्पैक्ट बनाते हैं, तो हम इतनी डेसिपेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम वहाँ पर बहुत स्मॉल करंट्स को फ्लो करवाते हैं सर्किट्स के अंदर या ड्रेन करवाते हैं, सो दैट कि हमारे पास मिनिमम आई स्क्वायर आर लॉसेज हों, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास, अगर हमने इससे भी रिड्यूस करना है, तो हम चाहते हैं जी इससे भी रिड्यूस कर दें करंट को, अगर इससे भी कम करना है तो आपके लिए फिर एम्पलीफायर नेसेसरी हो जाता है। क्योंकि आपको उस जो भी आप स्मॉल करंट लेंगे उसके बाद आप उसको एम्पलीफाई करेंगे और फिर उसको मेजर करेंगे, डिटेक्ट करेंगे आगे बाय यूजिंग पीएमएमसी। फिलहाल अभी तक हम जो भी बना रहे हैं डीसी वोल्टमीटर इलेक्ट्रॉनिक, उसके एंड के ऊपर पीएमएमसी ही कनेक्ट कर रहे हैं। सो हमें पता है कि पीएमएमसी की मिनिमम डिटेक्टेबल जो करंट होता है जिसके ऊपर वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है वो 50 माइक्रोएम्पेयर से लेस नहीं हो सकता। सो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि यहाँ पर इनपुट के ऊपर हम एक बहुत स्मॉल वोल्टेज या करंट लेंगे
और उसके बाद उसको एम्पलीफाई करेंगे और फिर उसको पीएमएमसी को देंगे। ये बात क्लियर हो गई है? Yes, ma'am. सो यहाँ पर आपके पास एक तो ये क्या, यहाँ पर ये जो मल्टी स्टेज डीसी एम्पलीफायर लगा हुआ है, दिस इज फॉर द सेवरल रीजंस कि आपने एक तो इसका गेन इंप्रूव करना है, दैट्स व्हाई हमने इसको मल्टी स्टेज कह दिया। सेकेंडली हमारे पास इम्पिडेंस मैचिंग की रिक्वायरमेंट होती है विद दिस लोड एंड विद दिस सोर्स, सो दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ पर इसने मल्टी स्टेज डीसी एम्पलीफायर लिखा है। अच्छा, यहाँ पर एक और वर्ड यूज हो रहा है अटेनुएटर का। अटेनुएटर बेसिकली आपके पास, अटेनुएटर का मतलब ये है कि जो भी आप इनपुट से वोल्टेज ले रहे हैं उसकी हम एक स्मॉल एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमारे पास अटेनुएटर की शक्ल कुछ इस तरह से होती है। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है मल्टीप्लायर रेजिस्टर्स का, और हमारे पास अगर आप सारे देखें तो ये सारे रेजिस्टर्स बहुत लार्ज वैल्यू के हैं, और ये इसलिए लगाया जाता है कि आपके पास अटेनुएटर का मतलब यही है कि ये अटेनुएट कर रहा है सिग्नल को, लेकिन अटेनुएट का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन लेकर आ रहा है या सिग्नल की शेप को खराब कर रहा है या उसके अंदर कोई नॉइज ऐड कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक हाई इम्पिडेंस इनपुट प्रोवाइड कर रहा है सो दैट कि एक मिनिमम करंट फ्लो करे इस साइड के ऊपर। मोर ओवर आपके पास जितने भी आप इनपुट किसी भी एम्पलीफायर, चूंकि आपने देखा है कि हमने इस ब्लॉक डायग्राम में ये कहा है कि यहाँ पर हमने फॉरन एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर लगाना है, तो जितने भी हाई गेन एम्पलीफायर्स होते हैं उनकी इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई होती है, इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई होती है। सो आपके पास जो इनपुट इम्पिडेंस से मैचिंग करने के लिए आपको यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस का सर्किट देना पड़ता है, जो कि आपके पास यहाँ पर एक इम्पिडेंस मैचिंग भी स्टेब्लिश कर सके, मोर ओवर बहुत ज़्यादा स्मॉल लार्ज वैल्यूज ऑफ करंट को इनपुट के ऊपर आगे फ्लो ना करवा सके। एंड द लास्ट एंड फॉरमोस्ट जो इसका टास्क होता है वो ये होता है कि ये बेसिकली आपको रेंज सिलेक्शन दे रहा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो यहाँ पर ये वही है मल्टी रेंज की डिस्कशन के इस 100 किलो ओम का मल्टीप्लाई रेजिस्टर लगा होगा तो वो 50 वोल्ट के लिए सूटेबल होगा, यानी ये आप रेंज सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। जिस भी सेलेक्टर स्विच पे आप इसको कनेक्ट करेंगे वो उसी रेंज का वोल्ट मीटर बन जाएगा, यानी उतनी फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा वो इस पीएमएमसी के ऊपर। ये एक सेंटर में आपके पास पीएमएमसी लगा हुआ है, ठीक है जी। सो ये आपके पास अटेनुएटर का टास्क होगा और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर लगा होगा, एंड देन फाइनली हमारे पास पीएमएमसी लगा होगा। हम अभी भी स्टिल पीएमएमसी ही रहे हैं। डिजिटल वोल्ट मीटर्स के अंदर हम रीड आउट को चेंज करेंगे, हम डिजिटल ले आएंगे क्योंकि वहां हमारे पास एनालॉग सिग्नल नहीं होगा, लेकिन टिल डेट हमारे पास अभी तक एनालॉग सिग्नल ही है, चाहे वो डीसी सिग्नल है चाहे वो एसी सिग्नल है, बोथ सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स ही हैं। अच्छा जी, सो यहाँ पर अगर तो आप डीसी मेजर कर रहे हैं, अगर आप डीसी वोल्टेजेस या करंट्स मेजर कर रहे हैं तो फिर आपको इस पार्ट की जरूरत नहीं है रेक्टिफायर की, और अगर आप एसी वोल्टेजेस या करंट्स को मेजर कर रहे हैं तो फिर आफ्टर अटेनुएटर एंड एम्पलीफायर यू विल नीड अ रेक्टिफायर, क्योंकि आपके पास जो पीएमसी लगा हुआ है आपको पता है कि वो यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो को मेजर करता है, वो आपके पास एसी के बाय डायरेक्शनल करंट को मेजर नहीं करेगा। दैट्स वाई इसको यूनिडायरेक्शनल बनाने के लिए हम यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगाएंगे। वो रेक्टिफायर हमने बहुत टाइप के पढ़े हैं पीछे कि आपके पास फुल ब्रिज रेक्टिफायर भी हो सकता है, हाफ ब्रिज रेक्टिफायर भी हो सकता है और फुल वेव हाफ ब्रिज रेक्टिफायर भी हो सकता है। मल्टीपल केसेस हमने पीछे पढ़े हैं, ठीक है। सो इस तरह वो अभी हम आगे भी एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। इस तरह का आप एक रेक्टिफायर लग सकता है एसी वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर की बेसिकली दो टाइप्स हैं। शायद ये टर्मिनोलॉजी आपने पहले भी सुनी हो। अच्छा, चाहे ये डीसी वोल्ट मीटर है चाहे ये एसी वोल्ट मीटर है, बात एक ही है। यहाँ पर उसने उसको कहा एक टाइप है आपके पास डायरेक्ट कपल्ड की और एक है चॉपर टाइप। डायरेक्ट कपल्ड का क्या मतलब होता है? आपने ईडीसी का कोर्स पढ़ा हुआ है। डायरेक्ट कपल्ड क्या होता है? जी, कोई आइडिया है डायरेक्ट कपल्ड क्या होता है? जी है जी, क्या होता है डायरेक्ट कपल्ड? मैम, इसमें हम लोग कपलिंग कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर्स लगाते हैं जो बेसिकली हमारे डीसी वोल्टेजेस आ रहे होते हैं ना, उसको स्टॉप कर देते हैं, उसको आगे नहीं जो पास होने देते इनपुट जहां पर वोल्टेज आपके में। पास कपलिंग कैपेसिटर्स लगाते हैं ना, उसको कैपेसिटर कपल्ड कहते हैं। डायरेक्ट कपल्ड के जी अंदर मैम। का मतलब ये होता है, डायरेक्ट कपल्ड का मतलब ये होता है कि उसके इनपुट के दरमियान, यानी जो आप का इनपुट सोर्स है आपकी, उसके दरमियान और आपके वोल्ट मीटर के दरमियान आउट कोई भी कैपेसिटर नहीं है, ठीक है। इट इज डायरेक्टली कपल्ड। तो हमारे पास एक डायरेक्ट कपल टाइप का डीसी वोल्ट मीटर होगा, दूसरा चॉपर टाइप का होगा।
इनकी अभी डिस्कशन करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। और डायरेक्ट कपल के अंदर फर्दर वो दो टाइप्स देता है, हमारे पास बीजेटीज हैं और जेएफईटीज हैं। अच्छा, बीजेटी और जेएफईटी, बीजेटी भी आपने पढ़ा हुआ है और जेएफईटी भी पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ बीजेटी एंड अ जेएफईटी एम्पलीफायर? जेएफईटी के भी एम्पलीफायर्स पढ़े हुए हैं ना? जी मैम। क्या डिफरेंस होता है बीजेटी के एम्पलीफायर्स में और जेएफईटी के एम्पलीफायर्स में? जितने भी हमारे पास बीजेटी के एम्पलीफायर्स होते हैं उनकी इनपुट इम्पीडेंस नो डाउट हाई होती है, जैसे कॉमन एमीटर एम्पलीफायर्स हैं हमारे पास, लेकिन हमारे कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर्स हैं। लेकिन जो जेएफईटीज हैं, क्योंकि वो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उसके दरमियान हमारे पास जो गेट होता है दैट इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड विद ड्रेन एंड सोर्स, वो वहां पर हमारे पास एक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, कोई करंट पास नहीं हो रहा होता, आईजी पास नहीं हो रहा होता। दैट्स वाई जो जितने भी हमारे पास जेएफईटीज होते हैं उनकी इनपुट इम्पिडेंस बहुत ज्यादा हाई होती है। सो हम यहाँ पर दो कैटेगरीज पढ़ेंगे कि हम बीजेटीज भी लगा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एम्पलीफिकेशन, और उस एम्पलीफायर का दूसरा टास्क क्या है कि उसने स्मॉलेस्ट करंट को फ्लो करवाना है, सो दैट कि आपके पास आई स्क्वायर आर लॉसेज या वोल्टेज लॉसेस, पावर लॉसेस कम से कम हो। दैट्स वाई अमूमन सर्किट के ऊपर एक के स्टार्ट के ऊपर एक जेएफईटी एम्पलीफायर लगाया जाता है। यहाँ पर भी अगर आप देखें, ये उसने फर्स्ट टाइप का डायरेक्ट कपल्ड शो किया है। और यहाँ पर अगर आप इसको गौर से देखें तो आपके पास जो इनपुट लगी हुई है उसके दरमियान और सेलेक्टर स्विच और के आगे फर्दर कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। सपोज दिस इज द इनपुट, ये वी इन आ रहा है, और वी इन और आपके पास जो वोल्ट मीटर की इनपुट है उसके दरमियान कोई भी कैपेसिटर नहीं है। दैट्स वाई हमने इसको डायरेक्ट कपल्ड का, इसको डीसी कपल्ड भी कहते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हमने यहाँ पर इनपुट के ऊपर एक जेएफईटी लगाया है। ठीक है, और ये जेएफईटी जो सा है ये एक इसका बेसिकली जो दिस इज इट्स ड्रेन पार्ट एंड दिस इज इट्स सोर्स पार्ट, ये इसको हम सोर्स फॉलोअर या कॉमन ड्रेन भी कहते हैं। और जितने भी हमारे पास कॉमन ड्रेन या सोर्स फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं उनका गेन यूनिटी होता है। ये जो एम्पलीफायर सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है इसका गेन यूनिटी है। अच्छा, बीजेटी के अंदर कौन सा एम्पलीफायर है जिसका गेन यूनिटी होता है? बीजेटी के अंदर कौन सा एम्पलीफायर है जिसका गेन यूनिटी होता है? जी, नहीं आइडिया। बीजेटी के अंदर एमीटर फॉलोअर होता है, यानी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसका गेन आपके पास यूनिटी होता है। सो यहाँ पर उसने दोनों कॉन्फ़िगरेशंस अगर आप यहाँ पर भी नोट करें तो ये भी उसने मीटर फॉलोअर लगाया हुआ है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन लगाया हुआ है, इसका भी गेन यूनिटी है। तो अगर वो गेन दे ही नहीं रहा तो फिर इन दोनों जो कैस्केड आपके पास ये कैस्केडेड है, एफईटी और बीजेटी जो एक दूसरे के साथ एंड टू एंड आगे कनेक्टेड हैं, इसका क्या फायदा होगा? ये जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास ये बहुत ज्यादा हाई इनपुट इम्पिडेंस देता है, यानी इसकी भी इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई है और फर्दर इसकी भी इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैस्केड हुए हैं। दैट्स वाई जो आपको यहाँ पर सोर्स को इनपुट नजर आ रही होगी, इनपुट इम्पिडेंस वो बहुत ज्यादा हाई होगी, यानी ये यानी 10 फोल्ड 20 फोल्ड 100 फोल्ड टाइम्स आपके पास इसकी इनपुट इम्पिडेंस हाई हो जाएगी। ठीक है, सो इसलिए उसने इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज किया हुआ है जिसके अंदर उसने एक जेएफईटी लगाया हुआ है और एक बीजेटी लगाया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर उसने ये बताया है एंड फॉर द सेक हमारे पास ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हम कोई गेन एम्पलीफायर लगा दें जो कि एम्पलीफायर उस करंट को एम्पलीफाई भी कर रहा हो। अच्छा, मोर ओवर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक बैलेंस सर्किट भी दिया हुआ है, ये आपके पास एक कैल दिया हुआ है, आर कैल और R3 दिया हुआ है। ये बेसिकली इसलिए दिया हुआ है कि सपोज हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास नॉइज करंट्स एंड ऑफसेट करंट्स भी फ्लो करते हैं सर्किट के अंदर। सो यहाँ पर इसको इसलिए दिया हुआ है कि सपोज आपके पास पीछे से जो वी इन आ रहा है दैट वी इन इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पीएमएमसी लगा हुआ है दिस मस्ट डिस्प्ले 0 वोल्ट, यहाँ पर इसको भी 0 वोल्ट डिस्प्ले करना चाहिए। सो होता यह है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ लीकेज करंट्स और कुछ नॉइज करंट्स फ्लो कर रहे होते हैं, चूंकि एंड टू एंड हमारे पास ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है,
तो हमारे पास वो लीकेज करंट ऑनवर्ड्स इसके ऊपर भी जा सकता है। सो हमने यहाँ पर ये कैलिब्रेशन आर कैल या ये जीरो एडजस्टमेंट इसीलिए कनेक्ट की हुई है, ये बेसिकली एक ब्रिज बन रहा है सो दैट कि इसकी एडजस्टमेंट से हम यहाँ पर जब जीरो पीछे से आ रहा हो तो जीरो ही दे सकें। सो ये कैलिब्रेशन के लिए होता है। वंस इसकी कैलिब्रेशन हो जाती है, जो भी रजिस्टर की वैल्यू और जीरो एडजस्टमेंट सेट होती है, उसके बाद आप जो भी वोल्टेज इनपुट पे दे रहे होंगे वो उसको एक्यूरेटली रीड कर रहा होगा। क्लियर हुई है ये बात यहाँ तक? जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन अपनी आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा दिया, हमने बीजेटी के बजाय या जीएफटी के बजाय एक ओपैम को कनेक्ट किया है। और हमें ओपैम के बहुत सारे एडवांटेजेस पता हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्या एडवांटेजेस होते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन बहुत अच्छा होता है, उनकी इनपुट इम्पिडेंस बहुत हाई होती है, उनकी आउटपुट इम्पिडेंस बहुत लो होती है और गेन अच्छा होता है। सो ये मल्टीपल रीजंस हैं कि हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ किया। अच्छा जी, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारे पास सिस्टम सर्किट के अंदर लगा हुआ है, मुझे ये बताएं कि इसके बारे में ये आइडिया है कि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है इस टाइम? ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है या नॉन इन्वर्टिंग में लगा हुआ है? ओपैम्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ना? यस मैम। अच्छा, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्टिंग में लगा हुआ है? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर? नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग है, तो नॉन इन्वर्टिंग का फार्मूला क्या होता है गेन का? 1 प्लस RF ओवर R1, है ना? यही होता है ना? ये तो याद नहीं है मैम। याद नहीं Yes, है? ma'am. क्यों क्यों याद नहीं है? 1 प्लस RF ओवर R1 होता है ना इसका फार्मूला, सही है ना? ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हमारे पास यहाँ पर 91 के की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये R1 जन सा ये 1K का लगा हुआ है, तो के से कैंसिल हो गया और ये जो हमारे पास 9 आ रहा है 191 बाय 1K, सो ये आ गया 91K ओवर 1K। के से कैंसिल हो गया एंड दिस 1 प्लस, तो ये दिस 1 प्लस ये हमारे पास अगर हम इसको दिस शुडंट बी, इसको 91 नहीं होना चाहिए, इसको 9 होना चाहिए क्योंकि फिर इसका गेन एल्स बहुत ज्यादा बनता है। दिस इज नॉट 91, दिस इज 9। ये 91 नहीं है, ये 9 है, प्रोबेबली कोई मिस प्रिंटिंग है। दिस इज 9। सो हमारे पास अगर हम इसका गेन निकालें तो हमारे पास इसका गेन बनता है 9K ओवर 1K, तो ये कैंसिल हो और प्लस 1 है, सो ये के से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका गेन कितना बनेगा? 10। सो ये जो एम्पलीफायर आपके पास लगा हुआ है, इट्स यहाँ से आप इसका गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट इज कि आपके पास अगर ये R1 आपको पता है और RF आपको सर्किट में नजर आ रही है तो आप इजीली इसका गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास अटेनुएटर सर्किट है, वही अटेनुएटर है जो कि रेंज सेलेक्टर भी है, इनपुट इम्पिडेंस भी हाई दे रहा है डिफरेंट रेंजेस के लिए। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो जो आपको रेंज मेंशन हुई है उसके साथ मिलीवोल्ट्स की रेंज भी नजर आ रही है और करंट की रेंज भी नजर आ रही है। सो एट द सेम टाइम आप यहाँ से वोल्टेज की भी मेजर कर सकते हैं और करंट भी मेजर कर सकते हैं। सो आपके पास उस रेंज सेलेक्टर स्विच पर डिपेंड करता है। आपको पता है कि अगर आप करंट मेजर करेंगे तो आपको एक शंट रिक्वायर्ड होगा जो आपने पैरेलल में लगाना है, और अगर आप वोल्टेज मेजर करेंगे तो आपके पास, और ये जो अगर आपने करंट मेजरमेंट करनी है तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे आपके पास आपने मल्टीमीटर्स यूज किए हुए डीएमएम्स, उसके अंदर जब आप करंट मेजरमेंट के ऊपर जाते हैं तो आपका सिलेक्टर स्विच ए पे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, एम्पेयर की रेटिंग पे कनेक्ट हो जाता है, और ये वो शंट लगा हुआ है, ये वो शंट लगा हुआ है जो कि हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। और वोल्टेज के ऊपर जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये जो आपके पास मिली वोल्ट्स की रीडिंग और 100 मिली वोल्ट एंड 1 मिली वोल्ट की आ रही है, ये उसके लिए रेंज सेलेक्टर होगा। एंड फाइनली इसके आउटपुट के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक पीएमएमसी कनेक्टेड है, ठीक है जी। सो इसके बाद उसने ये डिस्कस किया कि आपके पास जो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की टाइप की हम कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं एज अ डीसी वोल्ट मीटर, इसकी जो आपके पास इनपुट इम्पिडेंस होती है दैट इज एट हाई एज 10 मेगा ओम्स, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास डीसी ड्रिफ्ट का प्रॉब्लम आता है और
इन ऑफसेट करंट्स का प्रॉब्लम आता है। मुझे ये बताएं ये ऑफसेट करंट्स क्या होते हैं? ऑफसेट करंट्स क्या होते हैं? जी, ऑफसेट करंट्स का कोई आइडिया है? अच्छा, डीसी ड्रिफ्ट क्या होता है? हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर ऑफसेट करंट्स की बहुत ज्यादा बात करते हैं। ऑफसेट करंट्स का मतलब ये होता है कि वो करंट जो कि इनपुट के ऊपर एक्चुअली नहीं था, और या हम इसको इस तरह कह लें कि अगर आप इनपुट के ऊपर कोई भी वोल्टेज या करंट अप्लाई नहीं कर रहे और आउटपुट के ऊपर आपको करंट या वोल्टेज नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये ऑफसेट करंट्स हैं, क्योंकि अगर इनपुट जीरो है तो आउटपुट को भी जीरो होना चाहिए था। सो हम इस तरह के करंट, ये जनरली नॉइज होती है, ऑफसेट वोल्टेजेस एंड ऑफसेट करंट, ये नॉइज होती है जो कि बाइस करंट्स की वजह से आ जाती है। बाइस करंट्स, बाइस वोल्टेजेस या बाइस करंट्स वो होते हैं जो कि आप यहाँ पर जब भी किसी ओपैम्प को लगाते हैं तो उसको आपको डीसी बाइस करना पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ बाइसिंग के लिए आपने कुछ वोल्टेजेस अप्लाई किए होते हैं, उसकी वजह से हमारे पास ऑफसेट करंट्स या ऑफसेट वोल्टेजेस जनरेट हो जाते हैं। और डीसी ड्रिफ्ट का प्रॉब्लम भी बेसिकली डीसी एम्पलीफायर्स या डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर्स के अंदर ये आता है कि जनरली आपके पास कोई नॉइज जो सी है वो इनपुट के ऊपर अपीयर हो जाती है, और आपने एक्चुअली इसको अप्लाई नहीं किया, वो नॉइज थी जो कि आउटपुट के ऊपर एम्पलीफाई होकर आ गई है। सो इस तरह के प्रॉब्लम को भी वो चेंज इन आउटपुट जो कि इनपुट पे आपने नहीं अप्लाई किया था वो आउटपुट पे नजर आ रहा है, इसको हम अनवांटेड चेंज को डीसी ड्रिफ्ट का प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है, सो इन सारे प्रॉब्लम्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है जब आप एक एम्पलीफायर लगा दें, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो वो आउटपुट के ऊपर ऑफसेट करंट्स, ऑफसेट वोल्टेजेस एंड डीसी ड्रिफ्ट का प्रॉब्लम बहुत ट्रबलसम हो जाता है, जिसकी वजह से एट टाइम्स हम इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर्स भी यूज करते हैं इस केस के अंदर। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसको कैपेसिटर कपल्ड कर दें, लेकिन कैपेसिटर कपल्ड के अंदर हम डीसी को पास नहीं करवा सकते। हमें यह पता है कि हम उसको एज ए फॉर एन एसी वोल्ट मीटर तो यूज कर सकते हैं, हम उसको डीसी के केस के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो उसको डिस्कस करने के लिए उसने यहाँ पर एक चॉपर स्टेबलाइज्ड एम्पलीफायर का जिक्र किया है, जो कि एक एसी कपल्ड एम्पलीफायर का मतलब यही होता है कि आपके पास वो कैपेसिटर कपल्ड होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो दो कैपेसिटर आपको नजर आ रहे हैं, एक इनपुट की साइड पे कैपेसिटर नजर आ रहा है और एक आउटपुट की साइड पे कैपेसिटर नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपने एक डीसी इनपुट अप्लाई कर दी है। ठीक है, और ये एक चॉपर ड्राइव है। ये चॉपर ड्राइव क्या कर रही है, ये दो स्विचेस को कंट्रोल कर रही है। बेसिकली ये एक मैकेनिकल ड्रिवन स्विच है, जो कि यहाँ पर आपके पास ये जो स्विच है ये एक सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच है, एसपीडीटी टाइप का स्विच है। इस स्विच के दो कनेक्शंस हैं, आइदर वो इधर कनेक्ट हो सकता है या इधर कनेक्ट हो सकता है। सिमिलरली हेयर यहाँ पर आपके पास होगा ये कि जब आप डीसी इनपुट, सपोज आपके पास डीसी इनपुट है 5 वोल्ट, आपके पास 5 वोल्ट इनपुट आ रही है और आपने चॉपर ड्राइव को यहाँ कनेक्ट किया इससे, तो आपके पास ये 5 वोल्ट की इनपुट पास होके इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। दिस कैपेसिटर विल बी चार्ज देन। ठीक है, और ये कैपेसिटर जो भी जिस भी वोल्टेज पे चार्ज होगा, दिस एम्पलीफायर विल एम्पलीफाई दैट वोल्टेज एंड विल पास इट ऑन टू दिस कैपेसिटर। ठीक है, और मीनवाइल ये जब ये इस 5 वोल्ट के ऊपर कनेक्टेड होगा डीसी इनपुट के ऊपर, तो इसी चॉपर का जो दूसरी स्विच है वो उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, एंड द मोमेंट जब आपके पास, सो वंस आपके पास यहाँ आउटपुट के ऊपर 5 वोल्ट आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आपको अपने एसी की पीक मिल जाएगी। सो ये जो आपके पास एसी इसके स्क्वायर वेव बनती है उसकी पीक वोल्टेज 5 वोल्ट होती है, और उसकी नेगेटिव जो वोल्टेज होता है यानी उसका जो लोएस्ट वोल्टेज होता है दैट इज 0 वोल्ट। उसकी 0 वोल्ट क्यों होगा, क्योंकि द नेक्स्ट टाइम आपने चॉपर को इधर मूव कर देना। जब आप इसको इधर मूव करेंगे तो ये 0 वोल्ट पास कर रहा होगा, यानी 0 वोल्ट पे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। दिस विल बी द टाइम जब आपके पास ये कैपेसिटर ये वाला कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और आपको आउटपुट के ऊपर वोल्टेज मिलेगा। ये बेसिकली एक डिस्कशन है, वो है वर्किंग है एक चॉपर स्टेबलाइज की। आप लोगों को मुझे ये बताएं, चॉपर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है? नो मैम। अच्छा, ये बात समझ आई है जो अभी हमने चॉपर की डिस्कशन की है कि ये चॉपर कैसे वर्क कर रहा है? मैम ये थोड़ा मुश्किल है आज का मैम, ये समझ ज्यादा नहीं आ रही। क्यों समझ नहीं आ रही, क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है? इसको रिपीट कर लें, या इसका चॉपर का फर्दर एक और सर्किट भी है, शायद आपको वहां से समझ आ जाए। हम वो देखते हैं पहले।
यहाँ पर आप देखें कि उसने जो चॉपर की ड्राइव डिस्कस की थी ना, ये एक मैकेनिकल चॉपर ड्राइव है। मैकेनिकल का मतलब ये होता है कि रिले टाइप की है, जिसके अंदर मूविंग पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। सोलेनॉइड वॉल्व होगा, वो मैग्नेटाइज हो रहा होगा, वो कॉन्टैक्ट्स को मूव करवा रहा होगा। हमारे पास जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा होता है और उसके अंदर नॉइज का एलिमेंट ज्यादा होता है। तो हमने मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया एक ऑल इलेक्ट्रिक चॉपर से। ऑल इलेक्ट्रिक चॉपर का मतलब ये है कि यहाँ पर, अच्छा, इसकी एक और टाइप भी हमारी रेफरेंस बुक में डिस्कस हुई हुई है। वहां पर उसने एलडी, उसको फोटो डायोड्स और उसको लाइट सोर्सेस को यूज करके एक चॉपर बनाया हुआ है। यहाँ पर इसने ये किया है कि इसने एक मॉस के सर्किट को यूज किया है। ये आपके पास नजर आ रहा होगा, ये मॉस गेट्स हैं, ऐसे ही है ना, नजर आ रहा है ना, ये मॉस गेट्स हैं। यस मैम। ठीक है। और यहाँ पर हमने एक ऑल इलेक्ट्रिक चॉपर लगाया हुआ है। अच्छा, ये मॉस का फायदा, दूसरा फायदा क्या होता है? मॉस का फायदा ये होता है कि कंपेयर्ड विद बीजेटीज, मॉस जिनसे हैं उनके उनमें से हमारे पास करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करता। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने ये डिस्कशन की है कि आपके पास उसके अंदर कोई भी लीकेज का करंट भी एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि ये जो गेट है, बिटवीन दैट गेट और इस ड्रेन सोर्स के दरमियान आपको ये गैप नजर आ रहा होगा, ये गैप नजर आ रहा होगा। ये फील्ड इफेक्ट होता है एक्चुअली, ये कनेक्टेड नहीं होता। जैसे बीजेटी में तो हमारे पास ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ना, बीजेटी में हमारे पास बेस जो सी है वो कलेक्टर मीटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। जेएफईटी के अंदर ऐसा नहीं होता। अच्छा, हम यहाँ पर इसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास ये जो चॉपर ड्राइव है, इस चॉपर ड्राइव के साथ आप देखें कि हमारे पास चॉपर ड्राइव के अंदर से सपोज आपने 0 दिया है। 0 क्योंकि ये एक स्विच है, चॉपर ड्राइव एक स्विच है, ये आइदर 0 या आइदर 1 दे सकता है। हम यहाँ पर ये कह देते हैं कि आइदर इट विल गिव 0 एंड और इट विल गिव 1। अच्छा, यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है? ये क्या लगा हुआ है? ये नॉट गेट लगा हुआ है। नॉट गेट। नॉट गेट लगा हुआ है। नॉट गेट का मतलब क्या होगा कि वो 0 को क्या कर देगा? 1 जीरो कर को देगा। बंद कर देगा। 1 कर देगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर आपने 0 अप्लाई किया है, मुझे ये बताएं ये 0 कहाँ कहाँ जाएगा? दिस 0 विल मूव टिल हियर। यहाँ पर 0 आ रहा होगा, ऐसे ही है ना? अगर यहाँ पर 0 आ रहा होगा तो जब तक इसका गेट ऑन नहीं होगा, यहाँ से डीसी इनपुट ट्रेवल करके यहाँ नहीं आएगी, ऐसे ही होगा। कैपेसिटर तक यस डीसी मैम। इनपुट ट्रेवल करके नहीं जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मजीद ये 0 किधर जा रहा है। ये 0 आपके पास इस पे भी जा रहा है, ये जो आउटपुट वाला केस है वहां भी जा रहा है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये जो 1 है वो किधर जा रहा है? 1 आपके पास इस गेट को ऑन करवा रहा है, इसको ऑन करवा रहा है, ऐसे ही है ना? इसको ऑन करवा रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये 1, ये फर्दर किसको ऑन करवा रहा है? ये इसको ऑन करवा रहा है, इस पार्ट को। इसके ऊपर भी 1 जा रहा होगा, इसके ऊपर भी 1 जा रहा होगा। अच्छा, अगर ये 1 हो जाए, सपोज ये 1 हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि इफ दिस कैपेसिटर इज चार्ज टू एनी डम वोल्टेज, यानी किसी नॉइज वोल्टेज के ऊपर, तो वो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, उसको एक ग्राउंड की तरफ इजी पाथ मिलेगा और वो इसके थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना? यस ऐसे ही होगा मैम। ना? अच्छा, मोर ओवर, जो अगर आपके पास ये वाला, मुझे ये बताएं कि ये वाला गेट जिस टाइम ये वाला गेट इस टाइम 0 पर है ना, यहाँ से 0 आ रहा था। ये गेट जिस टाइम ऑन होगा तो हमें ये पता है कि जिस भी, अगर आपने मैक्सिमम आउटपुट लेनी हो तो उस टाइम आपके पास यहाँ इसको ऑफ होना चाहिए। ऐसे ही है ना? आपको मैक्सिमम आउटपुट उसी टाइम मिलती है, किसी भी डीसी आउटपुट इसके क्रॉस तब मिलेगी जब ये वाला गेट ऑफ होगा। ऐसे ही है ना? जब ये ऑन होता है तब आपको 0 मिलती है। स्विच तो आपने पढ़ा हुआ है ना, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच तो पढ़ा हुआ है। अच्छा, अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं जब आप 1 अप्लाई कर रहे होंगे। हम इस ड्राइव के ऊपर, चॉपर ड्राइव से 1 अप्लाई करें। सपोज देयर इज अ 1 हियर, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 आ रहा है, इसके गेट के ऊपर 1 अपीयर हो रहा है। अगर यहाँ पर 1 अपीयर हो रहा है तो यहाँ पर आपके पास 5 वोल्ट की इनपुट आ रही थी, वो 5 वोल्ट की इनपुट इजीली ट्रेवल करके इधर पहुंच गई है और ये कैपेसिटर 5 वोल्ट पे चार्ज हो गया है। क्लियर हुई है बात? इसके ऑन होने से, Yes, ये वाला जो गेट है, इस गेट के ऑन होने से, ये जब आपने इधर 1 अप्लाई किया तो इसके ऊपर ऑन होने से ये 1 हो गया। अच्छा, जैसे ही आपने इस गेट को ऑन करना है तो आप नोटिस करें कि ये इन्वर्टर के थ्रू यहाँ पर कनेक्टेड है।
ये इन्वर्टर के जैसे यहाँ पर 1 आया होगा, इस इन्वर्टर के पास क्या आया होगा 0, और इस 0 ने इस गेट को ऑफ करवा दिया होगा। नाउ दिस गेट इज ऑफ, इसलिए ये जो 5 वोल्ट है ये इजीली ट्रेवल करके इस कैपेसिटर तक चले जाएंगे, और वो ये क्योंकि ये वाला पाथ तो वैसे ही ऑफ है, ये पाथ ऑफ है, ठीक है, तो ये 5 वोल्ट इस कैपेसिटर के पास इजीली चले गए ट्रेवल करके, और ये जो एसी कपल्ड एम्पलीफायर लगा हुआ था इसने उसको एम्पलीफाई किया और उसने इस कैपेसिटर के को चार्ज करना स्टार्ट किया। अच्छा, अब ये जो कैपेसिटर है, दिस कैपेसिटर, इसके पास ये जो गेट है, दिस गेट इज आल्सो क्लोज्ड। ये गेट क्यों क्लोज्ड है? क्योंकि दिस इज अगेन कनेक्टेड विद दिस नॉट इनपुट, ये नॉट इनपुट पे कनेक्टेड है, इसलिए ये क्लोज है। ऐसे ही है ना, ये क्लोज है। इसका मतलब ये कि ये जो 5 वोल्ट पे चार्ज हो रहा होगा वो आपको आउटपुट के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये वाला पाथ अभी क्लोज है, यहाँ से फ्लो पास करके इस आउटपुट तक नहीं जाएगा। और यहाँ पर इस आउटपुट पे ये कब जाएगा? जब आप नेक्स्ट साइकिल के अंदर इसको 0 करेंगे और ये वाला 1 होगा, तो अब यहाँ पर अगर कोई डंप वोल्टेज रह गया होगा तो वो उसको डिस्चार्ज कर देगा, और ये जो 5 वोल्ट पे ये कैपेसिटर चार्ज हुआ होगा उसको वो इसके 1 होते ही, इस पाथ के 1 होते ही इधर डीसी आउटपुट पे भेज देगा। और जब आप इस डीसी आउटपुट के ऊपर 5 वोल्ट जैसे ही पहुंचेगा तो ये वाला जो गेट लगा हुआ है, मॉस का गेट लगा हुआ है, ये ऑलरेडी हमने ऑफ किया हुआ है। तो हमें ये पता है कि स्विच की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर मैक्सिमम 5 वोल्ट तभी मिलेगा जब ये वाला स्विच क्लोज होगा। ये बात क्लियर हुई है? तो हो ये रहा है कि आपने वंस इस गेट को ऑन करना है फॉर द फर्स्ट साइकिल, तो आप 5 वोल्ट को पास करवा देंगे, 5 वोल्ट पे ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ये उसको एम्पलीफाई करेगा, एक एसी कपल्ड एम्पलीफायर लगा हुआ है, और ये कैपेसिटर भी उस पर चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये आउटपुट पे वो 5 वोल्ट नहीं देगा जब तक कि आप इसको ऑन नहीं करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर आप 0 वोल्ट अप्लाई करते हैं। 0 वोल्ट क्यों अप्लाई होता है? क्योंकि चॉपर उसको 0 पे ले गया, ये अब 0 हो गई है, और नेक्स्ट साइकिल के अंदर फिर 5 वोल्ट आता है एंड इस तरह की आउटपुट प्रोड्यूस करता है ये चॉपर, ठीक है। सो हमने किया ये है बेसिकली कि हमारे पास 5 वोल्ट की डीसी एग्जिस्ट कर रही थी और हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है इन एसी वेवफॉर्म। ये जो ये जिसकी नॉइज है प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। हमने चॉपर को यूज करते हुए एक 5 वोल्ट के डीसी सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया है एक एसी सिग्नल के अंदर, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो चॉपर स्क्वायर वेव होती है ये एक एसी वेव फॉर्म है। क्लियर हो गई है ये बात? यस मैम। यहाँ तक बात Yes, समझ ma'am. आ गई है? अच्छा, अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो मेरा ख्याल है इसको यहीं तक समझ लें, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हम 2 बजे वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? नो मैम, इसे खुद देखेगा ना, फिर समझ आ जाएगी एक बार। जी, अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग को भी शेयर कर देती